आज इस बुधवार के थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के लिए यह बुधवार की क्लास विशेष रूप से आयोजित की जाती है, जिसे आप घर बैठे एक्यूप्रेशर का अद्यतन ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रयागराज संस्थान के द्वारा कई प्रकार की ट्रेनिंग्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। पिछले महीने ही 23 जुलाई से 29 जुलाई 7 दिन की इंटर्नशिप कार्यक्रम, जो दूसरा इंटर्नशिप कार्यक्रम था, वो आप सभी के लिए आयोजित हुआ और काफी लोग वहां पहुंच करके इस इंटर्नशिप कार्यक्रम यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का ज्ञान प्राप्त किया और आप सभी का फीडबैक अच्छा था। उससे संबंधित भी आपके फीडबैक आज आदरणीय अग्रवाल सर को आप बताएंगे। और 30 और 31 जुलाई को पहली बार यौगिक चक्राच पर आधारित डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसकी एक वर्कशॉप आयोजित हुई फर्स्ट टाइम, जो संस्थान द्वारा पिछले 6 महीने से रिसर्च वर्क चल रहा है। मैक्सिमम गेन विद मिनिमम पॉइंट्स, ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकें, रोगी को दे सकें कम से कम बिंदुओं के द्वारा, सरलतम रूप में, वो भी हाथ के इस भाग में और वैसे ही पैर में नीचे के भाग में, जो रोगी स्वयं भी लगा सकता है। 30 और 31 जुलाई को यह वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन लगभग 350 लोगों ने इसको अटेंड किया और ये काफी आप सबके लिए उपयोगी साबित हुई। अब इसके बाद अगला कार्यक्रम इसी की सीरीज में सितंबर महीने में आयोजित होने वाली है। यह जो इंटर्नशिप जो 30 और 31 जुलाई की वर्कशॉप थी, इसी की सीरीज में आगे, और फिर लास्ट में कॉन्फ्रेंस जो नवंबर में होने वाली है, 23 से 27 नवंबर, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 23 से 27 नवंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, जिसमें आप सभी अवश्य पार्टिसिपेट करें। पूरे साल भर का जो कुछ भी रिसर्च वर्क होता है, वह संस्थान के माध्यम से आपको इस कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है। यह भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से आयोजित होने वाला है और कॉन्फ्रेंस पेपर भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए जाते हैं। रिसर्च पेपर्स देश भर के वरिष्ठ लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के द्वारा ये भी उपयोगी होता है और उसके बाद आदरणीय अग्रवाल सर के नेतृत्व में संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो ये आपके लिए काफी उपयोगी होगा, आप सभी अवश्य अटेंड करें। और जुलाई से दिसंबर 2022 सेशन के लिए 7वें 8वें सेमेस्टर की क्लासेस अगस्त महीने से ही प्रारंभ होने जा रही हैं। जिनके एडमिशंस बाकी हों, वो शीघ्र ही अपने कोऑर्डिनेटर के यहाँ या संस्थान के माध्यम से आप प्राप्त कर लें। और पहले से छठे सेमेस्टर की क्लासेस सितंबर महीने में, जैसे ये क्लास 7वें 8वें सेमेस्टर की समाप्त होगी, उसके बाद पहले से छठे सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ होगी। उसमें एडमिशन कार्य चल रहा है। जिन भी कोऑर्डिनेटर्स महोदय और स्टूडेंट्स का एडमिशन बाकी हो और कोऑर्डिनेटर्स वो डिटेल भेजने बाकी हो संस्थान को, वो भी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करके संस्थान से किताबें प्राप्त कर लें और अपने स्टूडेंट्स को पहुंचा दें। तो आज इस क्लास की प्रारंभ करें। आज भी बहुत ये विशेष क्लास होने जा रही है, जिसमें केस स्टडी के माध्यम से प्रोफेसर प्रभात वर्मा जी और उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी पार्ट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी और आदरणीय अग्रवाल सर उस सबको समाहित करते हुए किसी भी प्रोटोकॉल के पीछे क्या विजन है, कंसेप्ट है, वो बताने वाले हैं। हम सर को आमंत्रित करें। इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आप सभी उसमें शामिल हैं।
बहुत धन्यवाद ममता जी और अंशु जी। 2 दिन बाद बेसिक ट्रेनिंग प्रयागराज संस्थान के द्वारा बेसिक ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि प्रत्येक घर में यह एक्यूप्रेशर विधा पहुंचे और प्रत्येक लोग इसका उपचार कर सकें। 13 और 14 अगस्त को शनिवार रविवार को बेसिक ट्रेनिंग संस्थान के द्वारा आयोजित होने वाली है। आप सभी से आग्रह है कि कम से कम 1 लोगों को प्रत्येक घर से इस ट्रेनिंग में जोड़ें और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी दी जाती है, सर्टिफिकेट भी संस्थान इशू करता है और फीस मिनिमम रखी गई है 600 रुपए, ताकि सब लोग इसको अटेंड कर सकें। 10 और 11 सितंबर को दूसरी वर्कशॉप यौगिक चक्राज पर आयोजित होने वाली है। उसमें आप सभी अटेंड करके अपना ज्ञानवर्धन करें। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को, जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं और ऊर्जा और ज्ञान के केंद्र हैं। आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर। धन्यवाद प्रोफेसर रणजीत सिंह जी। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हुए उस परम शक्ति को आइए हम सब मिलकर आहूत करें जिससे पूरे विश्व का संचालन होता है और इस एक्यूथेरेपी का संपूर्ण आधार हमारे शरीर के विभिन्न भागों में परम शक्ति द्वारा दिया। और इस नेशनल चैनल में पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन करते हुए प्रार्थना की हमारी टीम ममता जी और अंशु अग्रवाल जी का भी अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मित्रों, आइए उस परम शक्ति के प्रतिरूप जो हमारी प्रमुख लिंक है वह है आदरणीय खेमका जी, जिनके श्री चरणों में हम सब अपना नमन और आभार अर्पित करते हुए हम जो कुछ सीख रहे हैं प्रतिदिन और जो रोगियों पर उपचार के लिए प्रयोग में आ रहा है और जो उससे रिस्पांस मिल रहा है, वो हम आपको इस वीक के लिए महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल आपके सामने रखेंगे। आज के वर्कशॉप का कुछ मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा कह लीजिए या कार्यक्रम। 5:45 से 6:15 तक प्रभात वर्मा जी केस हिस्ट्री के माध्यम से एविडेंस बेस्ड केस हिस्ट्री, जिसमें काफी बीमारियां हैं, प्लेथोरा ऑफ द सिम्टम्स हैं और कहां से ट्रीटमेंट होगा उसका जिक्र हम लोग करेंगे। उसके बाद 30 मिनट्स यानी 6:15 से 6:45 तक उसका सुंदर समन्वय एक्यूथेरेपी के एनर्जी पॉइंट्स और जो बीमारियां हैं उसका जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अनुरूप जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी है उसको बहुत ही सरल शब्दों में प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद क्वेरी सेशन होगा और क्यों आधारभूत प्रोटोकॉल जो है, किसके लिए एक प्रोटोकॉल कहां तक काम करेगा, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। आज का प्रोटोकॉल नोट कर लें आप लोग। आपको एक आज के समय में पूरे शरीर में ईचिंग है, बर्निंग है, सोरियासिस, कोई एक्जिमा कहता है, कोई कुछ कहता है, एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन होती है और उसके लिए बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। लेकिन एक आश्चर्यजनक प्रोटोकॉल हम आपके बाद उसको देंगे। पहला नोट कर लीजिए, बोथ स्मॉल फिंगर पित्त ज्वाइंट पे 2368142, बोथ स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट में 2368142। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वो है लेफ्ट IF
012 स्पाइरल में 4-5 सेडेट 3-6। आप कहेंगे ये तो लीवर के जो कैप्सूल कोर्स था उसमें 0124 फैटी लीवर से लेके बहुत सी चीजों का सूत्र के रूप में बताया गया था। हाँ, इसी की इटियोलॉजी हम आपको क्वेरी सेशन में भी बताएंगे। आज का क्वेरी सेशन जो कैप्सूल कोर्स था उस पर आधारित होगा और जो केस हिस्ट्री बेस्ड है, और आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसे हम प्रयास करेंगे। तीसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो कैप्सूल कोर्स हुआ था ये यौगिक यम नियम की मेरिडियंस का केवल झलक थी, लेकिन जो सितंबर में है वो पूर्णतः यौगिक मेरिडियन यम नियम पर आधारित होगा। और जितनी मेरिडियंस है, इसको ध्यान से नोट करने वाली बात है, वो सब एक्सटेंशंस है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा जी को केस हिस्ट्री के माध्यम से आपके सामने एक बीमारियों का जखीरा, जो कि कहां से ट्रीटमेंट होगा और कैसे होगा, ये बहुत आसानी से आप कर सकते। ओवर टू मिस्टर प्रभात वर्मा। जी सर, प्रणाम सर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रभात वर्मा हूँ। हम लोगों को केस हिस्ट्री के माध्यम से जो हम लोग समझ रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है लोगों को समझ में। ये भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर खेतान साहब कुछ अपने विशेष कारणों से आज नहीं जुड़ पाएंगे, तो पूरा का पूरा सेशन जैसा मैंने बताया उसी प्रकार होना चाहिए। थैंक यू। जी सर, तो हम लोग दो बड़ी ट्रेनिंग के बाद मिल रहे हैं। एक तो इंटर्नशिप का बहुत बढ़िया प्रोग्राम और एक 2 दिन का कैप्सूल कोर्स। तो बीच में थोड़ा सा गैप जरूर आया था, पर हम लोग के बहुत सारे साथी उसमें जुड़े हुए थे। हम लोगों को केस हिस्ट्री से समझना है, समझने में थोड़ी केस हिस्ट्री से ट्रीटमेंट देने में आसानी होती है। बात इतनी ही है जो मुझे कहनी है, वो ये कि केस हिस्ट्री एक ही लगी रहेगी हम लोग के सामने, पर एक केस हिस्ट्री से बहुत सारे केस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल से बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं उनकी कोई गिनती ही नहीं। तो हम लोग एक केस हिस्ट्री लेते हैं और उससे चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम हुआ है और कैसे हम लोगों को भी ट्रीटमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं बिना भूमिका के सीधे केस हिस्ट्री पर आ जाता हूँ और लिमिटेड टाइम पर अपने को बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। तो जो आज बात करनी है उसके लिए सर ने पहले ही हेडिंग बताई है, एविडेंस बेस्ड केस हिस्ट्री। तो जो एविडेंस है हम लोग के पास वो पेशेंट के लेकर के जो आए हैं वो रिपोर्ट्स हैं, और उन रिपोर्ट के साथ बहुत सारी सिम्टम्स है प्रॉब्लम्स के। उन सिम्टम्स में क्या क्या रिलीफ हुआ है, पेशेंट कैसे कहाँ कहाँ गया, कैसे किया, वो सारी चीजें हम लोग समझ पाए तो हम लोग कैसे पेशेंट को लाभ दे सकते हैं ये समझ सकते हैं। तो ये पहली केस हिस्ट्री है, और ये जो पहली केस हिस्ट्री अपने पास है वो राम बहादुर जी की है। राम बहादुर मोगरा बादशाहपुर के हैं, प्रयागराज के हैं। और मैंने कुछ इनकी रिपोर्ट में से जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख ली हैं। इसमें से पहले नंबर पे लिखा है डिस्क डेसिकेशन। हम लोग ये जिला डिस्ट्रिक्ट जौनपुर के हैं, प्रयागराज नहीं? हाँ जी जी सर, जी जी सर, मोगरा बादशाहपुर जौन। डिस्क डेसिकेशन, लोअर बैक पेन, नेक पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग, नमनेस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रीडेबल हो, क्योंकि पर्चा में आपको दिखाऊं थोड़ा सा पेशेंट बहुत संभाल के रखते हैं, तो कई बार जब ज्यादा संभाल के रख देते हैं तो पर्चे की कंडीशन थोड़ा सा देखिए कैसे हो जाती है। तो हम लोगों ने रीडेबल बनाने के लिए अलग से टाइप करा लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में इजी होगा। पर्चा बहुत मेहनत से रखते हैं तो कुछ इस तरह हो जाता है जब हम लोग के पास लास्ट में आता है। तो हम लोग ने इसको रीडेबल बनाने के लिए जो केस हिस्ट्री प्रिंट करते हैं हम लोग, उस तरह से इसको बना लिया है। और मैं आपको उस केस हिस्ट्री से कुछ इस सीट से दोनों से आपसे बात करूं। तो इसमें है एज इनकी है राम बहादुर जी की 34 ईयर।
ये भी थोड़ा सा एड्रेस चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। मुगरा बादशाहपुर 34 ईयर्स के हैं। इन्होंने जो सिम्टम्स लिखाया था वो सबसे पहले ये 13 जुलाई 2021 को आए थे। लोअर बैक एक 3 साल से इनको है। बोथ लेग टिंगलिंग सेंसेशन एंड द बर्निंग सेंसेशन 4 महीने से इन्होंने बताया है। समटाइम्स बर्निंग सेंसेशन इन बोथ सोल एंड नमनेस, ये भी इनको होता है। बर्निंग इन यूरिन, तो यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन इनको बर्निंग होती है, 10 दिन से ये इनको प्रॉब्लम है। स्लीप डिस्टर्ब, नींद ठीक से नहीं आती। कॉन्स्टिपेशन इनको है। 7वीं प्रॉब्लम लिखाई है सर्वाइकल प्रॉब्लम्स 2 महीने से, जिसमें इनको नेक पेन होता है और पेन रेडिएट करता है लेफ्ट हैंड तक। 8वीं प्रॉब्लम इन्होंने लिखाई थी ऑल फिंगर्स में नमनेस फीलिंग होती है इनको, सुन्नपन जैसा लगता है, कोई चीज पकड़ते हैं तो पता नहीं चलता। तो ये इससे पहले इन्होंने लिखाई थी 13 जुलाई को। मैं इसका इन्होंने जो पर्चे में जो हम लोग और फॉर्मेलिटीज भूख प्यास नींद भरते हैं तो उसमें स्लीप डिस्टर्ब ये हम लोग ने यहाँ लिखा हुआ बड़ा हुआ है। ये डिस्टर्ब रहता है, एंजाइटी टेंशन नर्व की प्रॉब्लम इनको है, इस वजह से। प्यास में 3 लीटर पानी लेते हैं। यूरिनेशन आप देखिए 6 से 7 बार जाना पड़ता है, उसके बाद भी बर्निंग रहती है। भूख कम लगती है, टेस्ट लगभग ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इसको रहता है और इमोशन कह रहे हैं नॉर्मल है, पर नॉर्मल है कि नहीं ये अभी अपने को समझ में आ जाएगा। ये इन्होंने लिखा है 13 जुलाई 2021 को। इसके बाद जब इन्होंने रिव्यू कराया था उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू कराया। मैं एक एक करके आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, फिर आपको रिव्यू वाले पे भी ले जाऊंगा। तो 20 जुलाई और 13 जुलाई के बीच में भी एक बार आए थे, तो उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज किया गया। उसके बाद 20 जुलाई को उन्होंने रिव्यू कराया, जिसमें इन्होंने लिखाया कि गले में लाल छाले, पानी पीने में दर्द होता है, छाले जो गले में, उसकी वजह से ये 4 दिन से प्रॉब्लम 20 जुलाई को उन्होंने बताई है। हाई बीपी, पेशेंट क्या होता है जब थोड़ा आराम मिलने लगता है तो अगली बार अपनी और जो प्रॉब्लम भूल गया होता है वो भी बताता है। हाई बीपी है, मेडिसिन 2 साल से लेते हैं ये, और 140/106 मेडिसिन के बाद पल्स इनकी 130, आपको अंदाजा लग रहा होगा प्रॉब्लम। और इन्होंने लिखा है कि इमोशन नॉर्मल। 21 सितंबर 2021 को फिर से रिव्यू किया गया। पेन इन द चेस्ट लेफ्ट साइड में 4 दिन से इनको हो रहा था। 30 नवंबर को इन्होंने फिर से रिव्यू कराया, जिसमें लिखा है वीक फीलिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ हाफ बॉडी। 6 महीने से प्रॉब्लम है, पहले लिखा नहीं पाए थे, अब बता रहे हैं ये। इसके बाद इन्होंने लिखा है लेफ्ट नी पेन 1 महीने से, लेफ्ट एल्बो पेन 1 महीने से। 31 मई को उन्होंने फिर से लिखा है राइट हैंड में पेन 1 महीने से, फड़कन दोनों हाथ और पैर में होती है 1 महीने से। आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने लिखा है रात में सोते समय गर्दन में दर्द होना, गर्दन घुमाने पर खट खट की आवाज आना, ये 6 महीने से प्रॉब्लम है। फिर 5 जुलाई को फिर से रिव्यू कराया और फिर एक प्रॉब्लम जोड़ी, अपर बैक पेन 15 दिन से हुई। इनकी ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम देखिए 18 प्रॉब्लम्स लिखा इन्होंने, 18 प्रॉब्लम्स, और इसीलिए ये लिया है। और इनकी अगर अभी रिपोर्ट में दिखाता हूँ आपको, उस रिपोर्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, और फिर हम लोग ट्रीटमेंट पे आएंगे तो हम लोग को थोड़ा समझने में आसानी ईजी होगा। मैं सीधे इनका रिपोर्ट वाली पे आता हूँ। रिपोर्ट के लिए दूसरी वाली सीट पर ज्यादा रीडेबल है, तो मैं उस वाली दूसरी सीट पर आ जाता हूँ आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम 18 प्रॉब्लम्स लिखाई है, ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रखे हुए हैं, और ऐसे ही एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं किया, जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही इसमें ले लिया है। मैं रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। ये रिपोर्ट है इनकी, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट इनकी है 10 मार्च 22 की, 10 मार्च 22 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। मैं आगे वाले पर आता हूँ, जो इनकी पुरानी रिपोर्ट है। ये कई जगह घूम करके आए हैं, और इस अपना ट्रीटमेंट के बाद भी ये कई जगह गए हैं। पेशेंट जाता ही है, सोचता है कि कहाँ जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। ये इनकी दूसरी रिपोर्ट है, और दूसरी रिपोर्ट जो इनकी है, ये नेक्स्ट पे जी, ये इनकी दूसरी रिपोर्ट है। ये 2021 की इनकी रिपोर्ट है। मैं इसका जो इम्प्रेशन वाला पार्ट है मैं वो पढ़ के पहले सुनाता हूँ, फिर जो इसकी बात है वो आपसे बात कर लेता हूँ। इससे समझ में आ जाएगा कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें जो कंक्लूजन लिखा है ऊपर से पेज नंबर 2 है, इसमें स्क्रीनिंग ऑफ द सर्वाइको डोर्सल स्पाइन रिवील, यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा वर्ड, स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। तो गर्दन अकड़ गई है इनकी, लोग बोलते हैं गर्दन मेरी अकड़ जाती है, वो सीधी हो गई, जो कर्वेचर वो लॉस हो गया। पोस्टीरियर बल्ज C4 पर है, डिस्क फेसिंग एंटीरियर सब आर्कनाइड स्पेस, पोस्टीरियर बल्ज ऑफ D6
D7 डिस्क एफेसिंग एंटीरियर सब आर्कनाइट स्पेस। तो इनको जो प्रॉब्लम है C4 पर है, इनको जो प्रॉब्लम है D6 D7 पर है। मैं इसके आगे बढ़ूं, आपको दो किताबें वापस फिर से दिखाता हूं। आपके पास ये बुक होगी जरूर, आयुर्वेदिक हैंडबुक 1, और अगर ये होगी तो ये भी होगी जरूर, आयुर्वेदिक हैंडबुक 2। मैं इसके कुछ पेज के नंबर बता रहा हूं, आप बाद में देख लीजिएगा, मैं लिमिटेड टाइम पे बात कर रहा हूं। पेज नंबर लिख लीजिए, आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 का पेज नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया, पेज नंबर 116, 117 एंड 118, ये 3 पेज लिख लीजिए। मैं किस लिए लिखा रहा हूं कि जो हम लोग ट्रीटमेंट नर्व का देते हैं, ये कहां से दे रहे हैं, तो इस पर 116, 17, 18 पर सारी डिस्क, सारी नर्व का ट्रीटमेंट यहीं से हो रहा है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका ट्रीटमेंट यहीं से हो रहा है। तो 16 पे आपको सिंगल पॉइंट, 17 पे आपका डबल वर्टिब्री का ट्रीटमेंट, और जब आप 18 पे जाएंगे 118 पर तो ट्रिपल वर्टिब्री, एक साथ ट्रीटमेंट यहाँ पॉसिबल है। कैसे दे रहे हैं ये हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस में बात की है। मैं बुक के बस पेजेज आपको रेफर कर रहा हूं, फिर जब इसमें बात करेंगे तो इसमें ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसमें देखिए जो हैंडबुक 2 है, इसको भी जरा आप एक बार खोलिएगा जरूर। हैंडबुक 2 का पेज नंबर 63 लिख लीजिए। पेज नंबर 63 पर जो है वो जो हम लोग नेल चक्र पर ट्रीटमेंट देते हैं पूरी स्पाइनल कॉर्ड का, आपके पास ये बुक जरूर होगी, नहीं हो तो होनी चाहिए। इस पे स्पाइनल कॉर्ड का जो नेल चक्र पर ट्रीटमेंट देते हैं वो किस तरह से है, आपके पास भारद्वाज में भी दिया हुआ है, उसको सब कुछ यहाँ समराइज कर दिया गया ये 2 बुक में। और एक तीसरी बुक भी है जिसको हम लोग ब्रेन के लिए स्पेशल यूज करते हैं। फिलहाल इनकी जरूरत है तो मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये नंबर उसमें बस मैच करा देना है और उस ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट कर देना, इतना सिंपल है, इतना बढ़िया बना दिया है अग्रवाल सर ने। इसके बाद देखिए कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। ये बुक की बात थी कि कहाँ से ट्रीटमेंट दिया गया, कैसे आप रेफर करें, कैसे आप काम करें, मैं वो बात कर रहा हूँ, ये पेजेस मैंने बताए। आइए जरा इस रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखा है, डेसिकेशन ऑफ L4 L5 डिस्क विद, ये हम लोग को वर्ड समझना है, डेसिकेशन मींस व्हाट, ये हम लोग को अभी समझना, अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। डेसिकेशन ऑफ द L4 L5 डिस्क विद द डिफ्यूज पोस्टीरियर, जितने वर्ड आ रहे हैं सब हम लोग बात करेंगे। डिफ्यूज पोस्टीरियर बल्ज विद द ब्रॉड बेस central protrusion with the slight inferior migration compressing thecal sac indenting bilateral budding L5 nerve root and the encroaching bilateral neural foramina with the mild to moderate canal narrowing, mild facet degenerative change is seen at this level। तो इन सब जगह पर मिला है। अब आप देखिए रिपोर्ट में आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये मार्किंग कर ली ना, बोल्ड कर लिया, तो आप भी बस इतना ही ढूंढिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ जो क्लास में बात कर रहे हैं उसको समझ लेंगे तो हम लोग आसानी होगी। और बस उस जो मैंने आपके बुक को ज्वाइंट बताए हैं, मेरिडियन स्पाइरल बताई, बस उससे मैच करा दीजिए, काफी कुछ काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है इसमें, लॉस ऑफ नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है, कर्वेचर हम लोगों ने बात की है, अभी उस लॉर्डोसिस को भी हम लोग को समझना है। तो वो कर्वेचर में लॉस हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइकल में भी हुआ है, लंबर में भी हुआ, 2 जगह प्रॉब्लम हो गई। कितनी सीरियस प्रॉब्लम है आप जरा देख पा रहे होंगे। इसके बाद लिखा है फोकल डिजनरेशन इज सीन इन द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर एंड प्लेट ऑफ L1 वर्टिबल बॉडी। तो जो वर्टिब्री उसके एंड प्लेट कहाँ होती है उसमें प्रॉब्लम हो गई, डिजनरेशन हो गया है, यानी इस पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और रेस्ट इसमें लिखा है नॉर्मल है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। इसके बाद लिखा है L4 L5 disc is desiccated. Desiccated, desiccation means what? With diffuse posterior bulge with broad base, यही लाइन जो मैंने वहां पढ़ी थी वो यहां से निकाल करके इंप्रेशन में डाली गई है, मैं इसको आगे नहीं पढ़ रहा हूं। नीचे देखिए, subtle posterior L5 S1 disc without neural compression, तो ये तो ठीक ही ठीक है। Rest of the intervertebral discs are normal, ये नॉर्मल है। There is no other significant disc bulge, ये नहीं है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये पहली रिपोर्ट थी जिसकी वजह से इनको सब जगह घूमना पड़ा। तो पहले तो गर्दन में कर्वेचर लॉस हुआ, कमर में कर्वेचर लॉस हुआ, जगह जगह डिस्केट में प्रॉब्लम आ गई है। और इतना ही प्रॉब्लम नहीं आई है, इनका डिस्क में डेसिकेशन हो गया। उस डेसिकेशन वर्ड को बहुत अच्छे से हमें समझना आज। इसके बाद देखिए ऊपर, अब जरा पुरानी रिपोर्ट या लेटेस्ट रिपोर्ट पर मैं आ जाता हूं, जो मैंने हम लोग ने ऊपर लगा ली है लेटेस्ट पर। उसमें जरा देखिए, ये जो डेट है वो 10 मार्च 22 की है, और इसमें लिखा हुआ है L4 L5 पर, L5 पर, C3 C4 पर, C4 C5 पर, C4 C5 पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। और यहाँ मैं इस प्रॉब्लम्स को बताऊं उसके जगह एक और चीज यहाँ देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये डिस्क के बीच में जो स्पेसेस है, कैविटीज हैं, उसकी गैपिंग है, वो उसका डायमेंशन कैसे है यहाँ पर, ये भी हम लोग को आज समझना है।
क्योंकि ये जब सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, कंप्रेशन हो जाता है, तो नर्व बाहर निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जहां नर्व जाती है उस जगह इंपल्स ठीक से जा नहीं पाता, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस बॉडी पार्ट में, उन सब जगह पर सिम्टम्स आते हैं। और जब सिम्टम्स में रिलीफ होता है तो हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ने इवेंट बेस, हम लोग ने यहाँ एविडेंस बेस बात की, तो जब सिम्टम में रिलीफ होता है तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, समझ पाते हैं कि शायद उस रूट कॉज में आराम मिल रहा होगा, इसीलिए इसको रिलीफ भी मिल रहा है, भले ही रिपोर्ट फिर से कराने पर रिपोर्ट में उतना रिलीफ न बताए, पर पेशेंट रिलीफ बताता है। ये एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस है, उस एविडेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे देखिए जो लिखा हुआ प्रॉब्लम 10 मार्च 22 पर, पोस्टीरियर सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन एट L4 L5 लेवल कॉजिंग माइल्ड थीकल सैक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस की मीनिंग जो मैंने यहाँ पे कैविटीज बात की, इसको समझना हम लोग को। मॉडरेट बायलैटरल रेसिस, ये भी समझना है, एंड द माइल्ड न्यूरल फोरामिनल नर्विंग विद द इम्पिगमेंट ऑफ द बायलैटर एग्जिटिंग L5 नर्व रूट एट लैटरल रेसिस। तो ये जो बीच में नर्विंग हो गई, इसी की मैं बात कर रहा था, इसी को थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग। तो ये इन जगहों पर हो गया, ये मैंने हाईलाइट कर लिया है, बाकी मैं नहीं पढ़ूंगा। इस पे जरा देखिए, स्क्रीनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन शो डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट C3 C4 C5 लेवल। तो यहाँ पर भी सर्वाइकल लेवल पर भी प्रॉब्लम हुई है, जो उसमें भी लिखा था, इस रिपोर्ट में भी है, दोनों जगह लिखा हुआ है, दोनों रिपोर्ट में है, पर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस भी आ गए हैं, बढ़िया हो गया। द लंबर कैनाल मेजर, ये सारे मेजरमेंट हैं, लंबर एरिया की जो कैनाल बीच में जा रही है उसके मेजरमेंट हैं, यही कम ज्यादा हो जाते हैं तो गैपिंग कम हो जाती है, नरोइंग हो जाती है, जो नरोइंग वर्ड लिखा हुआ है उसी को समझना है। अब नीचे देखिए, इसमें इंप्रेशन में जो लिखा है, पोस्टीरियर सेंटर डिस्क प्रोट्रूजन एट L4 L5 लेवल कॉजिंग माइल्ड थीकल सैक स्टेनोसिस, मॉडरेट बायलैटरल रेसिस एंड द माइल्ड न्यूरल फोरामिना नरोइंग विद द इम्प्लिमेंट ऑफ बायलैटरल एग्जिटिंग L5 नर्व रूट एट लैटरल रेसिस। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, जो उसमें से वायर्स निकल रहे हैं, तार निकल रहे हैं, जो कनेक्शन है बॉडी पर जाने, उनमें प्रॉब्लम्स आ गई है, तो सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो नर्व की प्रॉब्लम आती है वो आसान नहीं रहता उसका ट्रीटमेंट। हम लोग के पास मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ये पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट का रिलीफ बताता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट दिया है, मैं सीधे ट्रीटमेंट पर आ जाता हूँ। सबसे पहले 13 जुलाई 21 को ये आए थे, और 13 जुलाई 21 को इनको जो ट्रीटमेंट दिया गया, बोथ ऐसे वाद ज्वाइंट 245 सीडेट 37 टोन 029 साइड सीडेट, और इसी के साथ जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट बोथ रिंग फिंगर कप ज्वाइंट पर सेम ट्रीटमेंट, इसको आप लिख लीजिए, मैंने पहले भी बताया है। किसी को सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो मैंने आपकी बुक दिखाई है ना, आप बुक में बोथ ऐसे का वाद ज्वाइंट और बोथ रिंग फिंगर का कप ज्वाइंट जरूर देखिएगा, इस पर ये कहाँ का ट्रीटमेंट है। तो सर्वाइकल से जाने वाले जितनी भी वायरिंग है, किसी कोई सर्वाइकल बता रहा हो, हाथों की प्रॉब्लम, नीचे की प्रॉब्लम, जो नेक से निकल के आ रही प्रॉब्लम्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सर्वाइकल से ही पूरी अपनी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होकर के नीचे तक जाती है, तो अगर लोअर एरिया में भी प्रॉब्लम कोई बता रहा है तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से नीचे बता रहा है। तो अगर हम सर्वाइकल पे ट्रीटमेंट देंगे तो नीचे का ट्रीटमेंट, लंबर एरिया का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, ये भी बहुत बार है। तो ये जोड़ लेते हैं, कई बार लंबर की प्रॉब्लम बता रहा है तो बाद में भाभी बता नहीं पाया मुझे सर्वाइकल है, उसको पता ही नहीं है, तो ये पॉइंट या ये प्रोटोकॉल इस रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां 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 करंट ले जाएगी उन सारे ऑर्गन्स को एनर्जाइज करेगा, करंट को ठीक करेगा, ये बढ़िया होगा। इसके साथ साथ बोर्ड मेगा मेरिडियन पर दिया गया था 10 पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे, जिसको 30/11/21 को काटा गया है, चेंज किया गया है रिव्यू के समय। लेफ्ट रिंग फिंगर पर 0 1 2 6 7 8 स्पाइरल, ये जो मैंने आपको पेज नंबर 118 लिखाया है हैंडबुक 1 का, ये उस पर 3 एक साथ स्पाइरल आती है, उसका लिया गया है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड ले ली गई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन दिया गया था और ये नर्व का दिया गया था। बाद में इनको 10 जुलाई को जब रिव्यू कराया, फर्स्ट रिव्यू, तो इनको इनकी सीरियसनेस, प्रॉब्लम की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए 10 पॉइंट किए गए। उसमें से अगर आप ध्यान दें तो 0 9 बस हटा लिया गया लगाने में सुविधा की वजह से। 2 4 5 7 सीडेट 1 3 6 8 टोन कर दिया गया 10 को। और इसमें फिर एसिडिटी, गैस, नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी हॉट कोल्ड ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हर कोई बीमार है जिस वजह से वो एसिडिटी है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो नर्व की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जहां भी जा रही है उन सब जगह ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो 2 3 सीडेट 1 4 टोन ये दिया गया बाई कलर।
ये इनका पहला जब हुआ था फर्स्ट टाइम, और रिव्यू करने के बाद ये चेंज किया 10 को। इनका सेकंड रिव्यू, ये फर्स्ट 10 जुलाई को हुआ, सेकंड रिव्यू जो हुआ 20 जुलाई को हुआ था, उसमें इनको जोड़ा गया बोथ मिडिल फिंगर का कफ जॉइंट। मैंने फिर से आपको बताया बुक आपको रिफर करने को, 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन। और फिर देखिए जो मैंने आपको सेकंड बुक दिखाई हैंडबुक 2 का पेज नंबर 63 आप जरूर देखिए, उसमें नेल चक्र पर कहां से कौन सी नर्व कनेक्टेड है वो ट्रीटमेंट दिया गया है। और यहां पर जो मैं फोकस करना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, जैसे 2 4 5 3 7 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन, ये नर्व का ट्रीटमेंट है, जहां जहां है नर्व पर ऐसा ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया काम करता है। पर पैरों की नेल चक्र पर देखा गया है, आपको पढ़ा है, ट्रेनिंग ली गई है हम लोगों ने, अग्रवाल सर ने बहुत सी ट्रेनिंग दी, उसमें बात की है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की। तो कभी फिर से होगी तो इस पर जरूर बात करेंगे, शायद कॉन्फ्रेंस में बात करें इस पर। तो इसमें देखिए ट्रीटमेंट दिया गया 1 2 3 4 टो पर दिया गया, एनसीएच पर दिया गया 05 टोन 6 8 सीडेट, 9 की इसमें जरूरत नहीं है, 05 टोन 6 8 सीडेट। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का ट्रीटमेंट है। आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, और ऊपर वाला जो हम लोगों ने ऊपर भी बात की है, जो SF और RF पर, ये जितने भी है 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन 0 टोन 9 सीडेट, ये नर्व का ही है। पैरों पर ये बढ़िया काम करता है, नील चक्र पर ज्यादा इफेक्टिव है 05 टोन 6 8 सीडेट, ऐसा देखा गया। तो दोनों ही है नर्व के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद NCH 9, ये मैंने बुक बताई आपको हैंडबुक 2, उस पर देखिए नेक पर जाएगा ऊपर 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन, ये ट्रीटमेंट दिया गया 21 सितंबर को। इसके बाद बोथ मेगा मेडिन पर ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे थे काटे गए हैं 30 नवंबर को, ये फिर से यहाँ चेंज किया गया। इसमें किया गया है बोथ मेगा मेरिडियन पर 2 4 7 सीडेट 3 5 6 8 टोन किया गया। तो इसमें कई चीजें जोड़ दी गई, 2 4 7 सीडेट 3 5 8 टोन आपको याद हो, नहीं तो आज बात करेंगे। डिस्क डेसिकेशन का ट्रीटमेंट है, और इसमें डिजनरेशन भी जोड़ लिया, कई चीजें एक साथ जोड़ ली गई हैं। रिस्ट पर दिया गया, क्योंकि पूरी स्पाइन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पाइन पूरी आती है, आपको डिवीजन शायद याद हो, और लेफ्ट साइड में ब्रेन का, या फिर यूं कहें स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट, ये हम लोगों ने डिवीजन में पढ़ा है, यहां से लिया है, उसी को यहां से ले लिया गया है रिस्ट पर। तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन एज वेल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और सारे ऑर्गन क्योंकि रिस्ट पर तो सारे हैं। इसके बाद 4 जनवरी को इनको फिर से दिया गया बोथ इंडेक्स फिंगर 0/1 0/1 2/3 RL VM 4 5 सीडेट 3 6 टोन। ये फिर से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है फॉर नीज, घुटनों की प्रॉब्लम्स के लिए। इसके बाद देखिए NCH 3 NCH 5 6 7 8, तो NCH ऊपर भी दिया गया 1 2 3 4 टो में दिया गया। ये लो आप जब दूसरी हैंडबुक 2 देखेंगे तो लोअर पार्ट में के लिए टोच पर जाता है स्पाइनल कॉर्ड का डिवीजन, और अपर पार्ट के लिए हाथ के NCH पर जाता है, उस पर दिया गया है 5 6 7 8 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन। इसके बाद देखिए बोथ इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट और बोथ मिडिल फिंगर बाथ जॉइंट एंड पित्त जॉइंट, आपको समझ में सब आ रही होगी प्रोटोकॉल, और मैंने बुक पहले ही बता दी है। NCH 3 4 फिर से ऐड कर लिया गया है, और फिर सेम ट्रीटमेंट नर्व्स का रिलेटेड। राइट रिंग फिंगर वात एंड पित्त जॉइंट, ये फिर से नर्व का मैंने आपको बताया व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, वो 05 टोन 6 8 सीडेट। NCH 3 4 5 पर फिर से सेम ट्रीटमेंट 2 4 5 सीडेट 3 7, पूरा का पूरा सारा बांध लिया गया है जहां जहां से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी सीरियस है। जरा मैं सीधे आ जाता हूं इसका रिव्यू देखने के लिए मेरे पास 2 जगह हैं, यहां से भी रिव्यू मिल सकता है, ये टाइपिंग हुई है। तो ये ट्रीटमेंट है, और इसमें से थोड़ा बस प्रॉब्लम सिम्टम्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं उसी पर आ जाता हूं कि किस प्रॉब्लम में कब कितना रिलीफ मिला है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहला जो 10 सितंबर को 10 अगस्त को इन्होंने कराया है, उसमें लोअर बैक में 50% रिलीफ था। बाकी इन्होंने लिखा था कि प्रॉब्लम इंक्रीज कर गई, टिंगलिंग में कुछ चीजों में रिलीफ मिला था। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो सेंसेशन है उसमें नो रिलीफ लिखाया था। बर्निंग यूरिन ठीक हो गई, स्लीप डिस्टर्बेंस ठीक हो गया है, कॉन्स्टिपेशन में 50% रिलीफ, सर्वाइकल ये बता नहीं पाए, पर नेक पेन में बताया इनकी बढ़ गई है। पेन रेडिएट करता है लेफ्ट हैंड में, ये भी इंक्रीज कर दिया गया है। ऑल फिंगर में नमनेस, ये रिलीफ हो गया था। गले में लाल छाले, ये 50% रिलीफ है। फिर अगले बार इन्होंने पॉइंट बढ़ाया गया, तो यहाँ पर इसका रिलीफ नहीं, वो अगले में मिलेगा। और अगले में जब गए हैं वो 21 सितंबर का है, जिसमें लोअर बैक की प्रॉब्लम पूरी ठीक हो गई है। बोथ लेग की प्रॉब्लम्स में 50% रिलीफ है।
ये 80% रिलीफ है। इसमें चार्ट में सीधे मैं आगे आ जाता हूँ, टाइम बचा लेता हूँ। और लास्ट में आ जाइए, 2 अगस्त को जो रिव्यू हुआ है उसमें फिलहाल रिलीफ देखिए, लोअर बैक में रिलीफ है 60% तक। इसके पहले जरा देख लीजिए 5 सितंबर का, 5 जुलाई का, इसमें 80% रिलीफ था, 100% रिलीफ है। इसमें 80% रिलीफ था, इसमें 60 चला गया। तो इन्होंने बताया था कि हम ये क्या नाम है, बनारस बीएचयू में दिखाने जाते थे और भी कई जगह दिखाने जाते, तो बीच में पॉइंट इनके कई बार नहीं लग पाते। पेशेंट सब जगह से चाहता जल्दी से जल्दी रिलीफ हो, तो हर जगह इनको एक ही चीज बस सजेस्ट किया जाता था कि आपकी सर्जरी होगी। इन्होंने पूछा सर्जरी से कितना फायदा होगा, तो कुछ पता नहीं चला कितना फायदा होगा। किसी ने बताया 50-50, इन्हें 50-50 का मतलब समझ में नहीं आया। और फिर ये हुआ कि सर्जरी, इतनी सारी जगह प्रॉब्लम है तो सर्जरी किस किस जगह की होगी, ये फिर से यहाँ पे आए। तो बीच में कई बार इनके पॉइंट लग नहीं पाए, तो थोड़ा सा परसेंटेज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, उसका वजह मैं बता रहा हूँ आपको। ये पहले यहाँ 5 जुलाई को देखिए बहुत बढ़िया रिलीफ चल रहा था, ये काफी अच्छा है। ये फिर से 2 अगस्त को आए तो थोड़ा सा रिलीफ कम है, 80 था रिलीफ है, 80 था 60 पर आ गया, रिलीफ था 60 पर आ गया, ये 70% तक रिलीफ हो गया है। ये अभी स्लीप डिस्टर्बेंस ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ठीक है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक है, और जो एनआर लिखाया था नेक पेन में वो ठीक है, पेन रेडिएट करता था वो भी 50% तक रिलीफ है, गले में छाले, पानी पीने में, ये काफी चीजें रिलीफ है। नीचे भी देखिए 60%, 70%, 40%, इतनी सारी चीजों में रिलीफ है। पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ से कई कई जगह पे थोड़ा सा रिलीफ कम भी हो गया, कुछ चीजों में बढ़ गया है, उसकी वजह बीच बीच में इनके ट्रीटमेंट नहीं चल पाया। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट केस, और इसलिए मैंने लिया कि ये कितनी लगातार ये अपनी कोशिश कर रहे थे, चार्ट बना के ले गए हैं, लगवा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, कई तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये है इतना मैनेजमेंट, इतना मैनेज हो पाया है। अभी कोई लेटेस्ट रिपोर्ट जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। ये था एक केस में, मेरे पास 5 मिनट बाकी है, मैं दूसरे केस पे फटाफट आ जाता हूं। और दूसरा केस है मेरे पास दीपक सिंह जी का। मैं बस 5 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। दीपक सिंह का ये केस है, इनको देखिए, इनको भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और मैंने लिया किस लिए वो भी बताता हूं। इनमें देखिए लिखा हुआ रीनल हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस ग्रेड 2 ग्रेड 3, अलग अलग किडनी में प्रॉब्लम हो गई, और कई तरह की प्रॉब्लम इनको है। ये पूछ रहे मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, सिम्टम्स के हिसाब से देखिएगा कितना बढ़िया है। दीपक सिंह 55 ईयर्स, रानी मंडी प्रयागराज के हैं, ये प्रयागराज के ही हैं। अब दूसरे इसके आगे प्रॉब्लम्स पर आ जाता हूँ। ये हैं दीपक सिंह जी, इन्होंने शुरू किया ट्रीटमेंट है वो 25 जुलाई 22 से शुरू किया है, और रेगुलर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इन्होंने प्रॉब्लम लिखाई थी कि लीवर किडनी में सूजन, अब इन्होंने लीवर अपना लिखाया हुआ है, ये 20 से 21 में रिपोर्ट के बेसिस पे इन्होंने लिखा दिया। राइट लेग चलने पर दर्द होता है, लोअर बैक टू हिप रीजन पेन है, बैठकर उठने पर, खड़े होने पर दर्द होता है। ये दूसरा फिर उन्होंने 26 जुलाई को रिव्यू कराने में लिखा है, बहुत नी में भी पेन है जो नवंबर 22 से 21 से होता है, कॉन्स्टिपेशन 2-3 दिन से है इनको। फिर 9 अगस्त को उन्होंने लिखाया है कि मुझे रात में 2 से 3 बजे से नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती, डिस्टर्ब होते हैं। इन्होंने हिस्ट्री में लिखा है कि इनको लेफ्ट साइड में एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ था, चाकू लग गया था। पाइल्स का ठीक है समय 2 साल पहले इनको प्रॉब्लम थी। ये इन्होंने अपना पास्ट हिस्ट्री बताई है। इनकी मैं सिम्टम्स पर आ जाता हूँ। इन्होंने सिम्टम्स में ये लिखा है, ट्रीटमेंट बताऊं उससे पहले मैं रिपोर्ट पर आता हूँ। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुई है, और ये 20 जुलाई 22 की रिपोर्ट है, और इस 20 जुलाई 22 की रिपोर्ट में मैं सीधे इंप्रेशन पे, किडनी के वही इंप्रेशन लिखा हुआ है, लीवर तो इन्होंने लिखा था, पर लीवर इसमें रिपोर्ट में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इंप्रेशन देखिए किडनी का, रीनल लेफ्ट साइड का रीनल हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस ग्रेड 3 लेवल की है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में रीनल हाइड्रो नेफ्रोसिस ग्रेड 2 लेवल की है। ये दो वर्ड इन्होंने लिखाया हुआ है रिपोर्ट में, डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है, और सिटी एब्डोमेन के लिए सजेस्ट किया, एडवाइस की है। अब जरा सीधे आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट का पहले अपने साथी हनुमान मिश्रा जी ने यहाँ तक ये पूरा ट्रीटमेंट दिया था 25 जुलाई को, और इसका जब ट्रीटमेंट हुआ था तो रिव्यू में पेशेंट ने लिखाया है नो रिलीफ नो रिलीफ नो रिलीफ, और फिर अग्रवाल सर बैठे थे तो वो अग्रवाल सर को दिखाएंगे। तो पूरा ट्रीटमेंट पुराना स्टॉप करके फिंगर नंबर 3, 4, 5, ये बड़ा ट्रीटमेंट, ये बड़ा ट्रीटमेंट है, ये लिखना है, समझना है, और जो अभी सेकंड वाली जो होने वाली सितंबर वाली ट्रेनिंग उस पर समझना है, और जो कॉन्फ्रेंस होना है उसको समझना है। 3 हिस्से में बात की थी हम लोगों ने। तो फिंगर नंबर 3, 4, 5, 0, 1, 2 स्पाइरल, आपने फिंगर नंबर 3 पर देखा होगा 0, 1, 2 स्पाइरल। फिंगर नंबर 3, 4, 5 पर 0, 1, 2 स्पाइरल, 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन,
फिंगर नंबर 3 पे क्या आता है, फिंगर नंबर 4 पे क्या आता है, फिंगर नंबर 5 पे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आप जरा समझ जाइएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखिए बोथ रिस्ट मेगा मेरिडियन पर 10.0136 टोन 24579 सीडेट दिया गया है। अलावा इसके लीवर 13 सीडेट बाई चक्र मैग्नेट, किडनी करस्पॉन्डेंस पे टोन किया गया है। किडनी 012 अलार्म पॉइंट है, जो किडनी 01 जो लेटेस्ट वाला है उसमें टोनिफिकेशन GV012 सीडेट किया गया है, बाई इन्फ्रेंस चेक करके किया गया है। इसके बाद इनको 31 जुलाई को इन्होंने बताया था शायद, ये फिर अपनी एक साथी है रश्मि अग्रवाल जी, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है राइट मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट पर 245 सीडेट, 37 टोन 0 टोन 9 सीडेट इन्होंने दिया था। ये ट्रीटमेंट बोथ नी टू फुट रीजन पर पेन हो रहा था और बताया इन्होंने पॉइंट लगाते ही 80% तक रिलीफ हो गया उसी समय। तो ये फिर नर्व का है, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। ये फिर अपने सीनियर साथी केसी गोयल सर, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, फिर प्रॉब्लम पेशेंट ने बताई है, फिर दिया है, और फिर फाइनली 9 अगस्त को जो रिव्यू कराया अग्रवाल सर से, उसमें कुछ प्रॉब्लम के साथ है, मैं रिव्यू कराता हूँ। अब देखिए जब लीवर किडनी में स्वेलिंग या जो लिखाया है, तो सिम्टोमेटिक जो है, ये तो रिपोर्ट अभी नहीं कराई, पेन इन द राइट लेग, ये जब 9 सितंबर को इन्होंने फाइनल रिव्यू कराई 50% रिलीफ हो गया। लोअर बैक टू हिप लेग पेन जो मिल रहा है, ये 100% रिलीफ हो गया। नी पेन जो बोथ साइड में होता था, पहले नो रिलीफ था, 9 अगस्त को ये 140% रिलीफ हो गया। कॉन्स्टिपेशन जो ठीक नहीं था वो 100% रिलीफ हो गया है। ये है लेटेस्ट 9 अगस्त की इनका रिव्यू। और ये अपने साथी अपने पेशेंट हैं, नाम है दीपक सिंह, 55 ईयर ओल्ड, इन्होंने ये पूरा ट्रीटमेंट दिया है और ठीक मेरे पास 6-15 हुआ है। और मैं सीधे राम कुमार शर्मा जी के पास, ओवर टू यू शर्मा जी। हेलो। धन्यवाद सर, नमस्कार सभी को। सबसे पहले अपने गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ, श्री कैंपस से अग्रवाल सर को। और आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आप लोगों ने अभी देखा कि किस प्रकार से जो प्रॉब्लम थी उसके प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं, उनके पीछे क्या रीजन है। लेकिन अभी जो जिस पे हम लोग चर्चा करने जाएंगे कि जो पेशेंट्स आते हैं वो पेशेंट्स रिपोर्ट्स लेके आते हैं, हम सभी देख रहे हैं, और जो रिपोर्ट्स है उसको भी समझना थोड़ा जरूरी है। तो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है किसी भी विषय के बारे में, हम उसके अनुसार ही अपने प्रोटोकॉल को, अपने उपचार प्रबंध को व्यवस्थित करते हैं या बनाते हैं। तो सबसे पहला जो केस डिस्कस हुआ है वो केस स्पाइन से रिलेटेड था, आपने देखा, और मैं उसी केस को सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, और उसमें क्या कंडीशंस है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस आपका। ये राम बहादुर का केस है। स्क्रीन विजिबल होगा और मेरी आवाज भी आप लोगों को मिल रही होगी। सबसे पहले हम स्पाइन को देख लेते हैं, स्पाइन की जो रिपोर्ट है MRI की उसको देख लेते हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन है। ये स्पाइन है, स्पाइन की रिपोर्ट है और ये स्क्रीन पे विजिबल है। और जैसा आप लोगों ने पीछे भी अभी प्रभात सर ने बताया आपको, तो यहाँ पे देखेंगे एक मेजरमेंट दिया हुआ है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। और दूसरी बात, इसमें जो कंडीशंस हैं स्पाइन की वो क्या कंडीशन है उसको भी देखेंगे। इस पेशेंट की जो उम्र है वो 34 ईयर है, और स्पाइन के जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं वो काफी सीवियर लेवल का है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टेरो सेंट्रल प्रोट्रूजन, डिस्क प्रोट्रूजन एट L4 L5 लेवल कॉजिंग माइल्ड फीकल सैक स्टेनोसिस। तो ये मार्क करिएगा आप लोग कि जो टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं उन टर्म्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे पहला वर्ड आया है आपका थिकल सैक, तो ये थिकल सैक वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं थिकल सैक आता है तो क्या है इसका मतलब, और डिस्क प्रोट्रूजन आता है तो इससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद मॉडरेट बायलैटरल लेटरल रेसेसिस,
बायलैटरल लेटरल रेसेस, तो इसमें वर्ड आया लेटरल रेसेस। लेटरल रेसेस क्या है? एंड फोरामिनल न्यूरल फोरामिन नैरोइंग, ये फोरामिनल नैरोइंग क्या है, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बायलैटरल एग्जिटिंग L5 नर्व रूट को हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि यहाँ पे दिया रेस्ट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल, आईवी मींस इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस सो नॉर्मल हाइट एंड सिग्नल पैटर्न, ये नॉर्मल है, इस पे फोकस नहीं करना है वो। इसके बाद यहाँ स्क्रीनिंग दी हुई है, द स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन शोज डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट C3 C4 C4 C5 लेवल। तो जब वर्टिब्रा, जब डिस्क की बात करते हैं कहीं पे भी, तो डिस्क को दोनों वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। तो एक डिस्क का जो नोमेनक्लेचर है वो C3 C4 के बीच की डिस्क को C3 C4 डिस्क बोलेंगे। C4 C5 के बीच की जो डिस्क होगी इसको C4 C5 लेवल पे ये है। कॉजिंग माइल्ड न्यूरल फोरामिनल नैरोइंग एट C4 C5। तो यहाँ पे नैरोइंग दिख रही है, फोरामिन की नैरोइंग है, और ये लेवल है सर्वाइकल के C3 C4 C4 C5 C4 C5 पे, इस लेवल पे। इसके बाद लंबर का यहाँ पे जो हुआ है, लंबर का ये जो मेजरमेंट दिया जाता है, ये देख सकते हैं कि डिस्क लेवल, किस डिस्क लेवल पे जो कैनाल है वहां पे, या जो स्पेसेज है जिनसे नर्व निकलती है, वो स्पेसेज का डायमेंशन कितना है, डायमीटर क्या है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है एक, जो आगे से पीछे की तरफ मेजर करते हैं स्पेस को, वो कितना होना चाहिए। अपनी स्पाइन वाली जो बुक आई है उसमें ये दिया हुआ है नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो हर लेवल पे यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा है हाइट ऑफ लेटरल रेसेस, तो लेटरल रेसेस की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, अभी आगे देखेंगे। और तीसरा है कैनाल एरिया, किसको बोलते हैं, कंप्लीट कैनाल एरिया का जो एरिया निकाला गया है वो कितना आना चाहिए। और इन ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के आधार पे ये डिसाइड होता है कि स्टेनोसिस है, वहां पे कोई कंप्रेशन है, स्पेस कम हुआ है, ये बात यहाँ से पता चलती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक MRI में आप देखेंगे जो अच्छे जगह डायग्नोस्टिक सेंटर से वो इस मेजरमेंट को देते हैं। तो फाइनली इसके बेसिस पे जो इंप्रेशन दिया हुआ है, ओसेरो सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन एट L4 L5 लेवल causing mild thecal sac stenosis, moderate bilateral lateral races and mild neural foraminal narrowing with impingement of bilateral exiting L5 nerve root in lateral races। आइए अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ये कंडीशन क्या है। ये टर्म्स मैंने आपके सामने रखे, और ये आपको दिख रहा होगा। अब बात कर रहे हैं, वहां पे स्टेनोसिस की बात आई थी। सबसे पहले वर्टिब्रा को हम लोग देख लेते हैं, एक वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को। यहाँ देखिए ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रल बॉडी बीच वाला है, ये इसको वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं ये, ठीक, ये बोनी स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक यहाँ पे कैनाल बन रही है, और ये कैनाल है, आप देखिए इसी कैनाल में से स्पाइनल कॉर्ड, थीकल सैक, लिगामेंट्स और CSF, ये सब सारे इसी स्पेस में होते हैं। तो एक ये हुआ। फिर जब कार्ड यहाँ से नीचे से जाती है तो कार्ड ऐसे निकलती है, एक इधर निकलेगी एक इधर निकलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ से निकल रही है यहाँ पे ये पैसेज है, यहाँ पे भी स्पेस है, इस साइड में भी। और साइड व्यू अगर देखेंगे, देखिए ये साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पे साइड व्यू से है, ये वर्टिब्रल बॉडी साइड से दिख रही है, ये साइड से ऐसे नर्व निकल रही है, ऐसे निकलती है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से। और ये ऊपरी वर्टिब्रा जो होती है, इसके ऊपर एक मान लीजिए वर्टिब्रा है, तो उस वर्टिब्रा का एक प्रोसेस होता है जो आके इसको ज्वाइन करता है, ठीक, इसको ज्वाइन करेगा। तो ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को फेसेट ज्वाइंट बोलते हैं, इस ज्वाइंट को फेसेट ज्वाइंट बोलते हैं, फेसेट ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नर्व निकल रही है, ये देखिए आगे देखेंगे। और अगर ये ज्वाइंट पे इन्फ्लेमेशन आ जाए और ये ज्वाइंट ऐसे इन्फ्लेम कर जाए,
ये ज्वाइंट इस तरह से इन्फ्लेम कर जाए, ये बोन डिजनरेट होके यहाँ तक आ जाए, डिजनरेशन इसका हो जाए, तो ये इस नर्व को, जो नर्व निकल रही है, इस नर्व को कंप्रेस करेगी। तो एक तो फिसेटल आर्थ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, जिसमें फिसेट ज्वाइंट की आर्थ्रोपैथी हो जाती है। यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो बोन्स होते हैं, बोन टिश्यू होते हैं, वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं कई बार। तो वो इस स्पेस में, यहाँ पे आप देख रहे थे अभी कि एक स्पेस है इस जगह पे, ये स्पेस है जिससे नर्व निकल रही है, इस स्पेस को वो ऑक्युपाई करता है ये, या यहाँ पे ये डिजनरेशन की वजह से कंप्रेशन होता है। तो इन्हीं सब कंडीशन को जानेंगे। अब ये एक साइड की नर्व निकल रही है, अगर ये लेफ्ट की निकल रही है तो लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये राइट साइड का, देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो अगर दोनों साइड का है तो दोनों पैर में कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, और एक साइड का है तो एक साइड में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के आधार पे आप देखिए, तो हमने कहा ये आपका सुपीरियर प्रोसेस है और ये इंफीरियर प्रोसेस है, और ये स्पेस है। हमको बेसिकली स्पेस पे फोकस करना, और इसी स्पेस को इसमें मेजर किया गया है। एक स्पेस यहाँ पे है, ये देखिए एक स्पेस यहाँ पे, इस स्पेस को मेजर किया गया है। दूसरा स्पेस देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर, ये हुआ, इस स्पेस का आगे से पीछे तक मेजरमेंट एंटीरियर पोस्टीरियर। एपी डायमेंशन जो लिखा है, ये एपी डायमेंशन है, तो ये कितने mm है। और एक देखिए ट्रांसवर्स मेजरमेंट होता है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स होगा यहाँ पे, या लेटरल कह सकते हैं, एक ये मेजरमेंट होता है। तो देखिए यहाँ ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ पे डिजनरेशन हो जाएगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और थिकल्स है, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी, और लिगामेंट्स, ये सब प्रभावित होंगे। अगर यहाँ पे हो जाए तो भी होगा, इस साइड में हो जाए तो भी होगा। तो ये एक ऐसा, एक आपने देखा एरिया निकाला गया, और जो एरिया निकाला गया, ये पूरा एरिया एक तरह से ये कैलकुलेट करके निकाला गया है कि एरिया कितना होना चाहिए। तो आगे हम लोग इसको, अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ राइटअप के माध्यम से और कुछ और इमेजेस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब ये कैनाल स्टेनोसिस इसी पे, या स्टेनोसिस, स्पाइन की स्टेनोसिस इसी पे डिसाइड होती है, और ये स्टेनोसिस 3 प्रकार की होती है। यहाँ देखिए, मेरे ख्याल से हाँ PDF है इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ देखिए स्टेनोसिस 3 तरह की होती है, तो इसको देखेंगे। एक तो लेटरल स्टेनोसिस, तो पहले, और दूसरा है सेंट्रल, और एक है फोरामिनल। अब यहाँ देखिए उसी का आप देख सकते हैं दूसरी इमेज है, और ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल इमेज को समझ लेंगे तो ये तीनों प्रकार की स्टेनोसिस को समझ सकते हैं। तो देखिए ये है स्पाइनल कैनाल, पूरा ये स्पाइनल कैनाल है, इसी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये सेंट्रली है, और ये जो यहाँ नर्व निकल रही है यहाँ पे, इसको फोरामिन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है, इस जगह जहाँ नर्व निकल रही है, इस अवकाश को, इसको रेसेस बोलते हैं, लेटरल रेसेस, क्योंकि ये लेटरल साइड, ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है और इसके लेटरली स्पेस है, जिस स्पेस से ये नर्व निकल रही है दोनों तरफ, तो इसको लेटरल रेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइप्स का लेटरल स्टेनोसिस होगी, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा। देखिए यहाँ पे कोई ग्रोथ हो गई, इसका बोन का डिजनरेशन हो गया अगर यहाँ पे, तो ये निकलने वाली नर्व को कंप्रेस करेगी, और ये स्टेनोसिस कहलाएगा। इस साइड का देखिए आप, एक तरफ ये जो लेटरल साइड में स्पेस है ये नॉर्मल है, यहाँ से देखिए, लेकिन इस साइड में ये जो नर्व निकल रही है कंप्रेस हो गई है, पतली लग रही है, तो ये लेटरल स्टेनोसिस बोलते हैं। इसी तरह से सेंट्रली आप देख सकते हैं, ये एरिया है आपका सेंट्रल एरिया, और सेंट्रल एरिया में आपकी स्टेनोसिस ये इस एरिया में बीच में कंप्रेशन होगा। यहाँ देखिए ये एरिया, तो सेंट्रली स्टेनोसिस होगी। और फोरामिनल स्टेनोसिस अगर होगी तो यहाँ पे नर्व का कंप्रेशन होगा, तो सेंट्रली होगा तो यहाँ पे कार्ड को कंप्रेस करेगा, और ये जो हो रहा है फोरामिनल, बाहर की तरफ जब एकदम नर्व निकलने के लिए तैयार है, उस जगह पे
स्टेनोसिस होती है उसको फोरामिनल स्टेनोसिस बोलते हैं। आइए और कुछ इनमें से देखते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट जो दिया था उससे कंपेयर करेंगे हम लोग। देखिए लेटरल यहाँ दिया हाइट एंड डेप्थ ऑफ द लेटरल रेसिस एंड लेटरल रेसिस एंगल क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब लेटरल स्टेनोसिस एंड डेप्थ ऑफ द लेटरल रेसिस इज मेजर्ड बिटवीन द सुपीरियर आर्टिकुलर, ये जो मेजर होता है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट एंड टॉप पार्ट ऑफ द पेडिकल रेसिस की हाइट यहाँ से देखी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटरल हाइट जो है लेस देन 2 mm अगर हो जाए, ये अलग अलग रिसर्च में अलग अलग दिए हैं, लेकिन लेस देन 2 या लेस देन 3 अगर हो तो ये कंसीडर किया जाता है कि लेटरल स्टेनोसिस है, इससे कम मेजरमेंट आता है। अब देखेंगे उस रिपोर्ट में जो लेटरल रेसिस की हाइट दी हुई है वो कितनी है। यहाँ देखेंगे, ये देखिए हाइट ऑफ लेटरल रेसिस राइट और लेफ्ट साइड बाइलेटरल की बात कर रहे हैं 4 mm। यहाँ देखिए 3 L2 और L3 के लेवल पे 3 mm है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में जो लेटरल रेसिस है। L3 L4 पर देखिए 3 mm है, तो ये भी कम हो रहा है। अब L1 L2 पे ठीक है, और L4 L5 पर देखेंगे तो 2 और 1 है। तो लेटरल साइड में जो एरिया आपने देखा लेटरल रेसिस के एरिया में, वहां पे ज्यादा नर्व का कंप्रेशन हो रहा है। और देखिए किस साइड स्टेनोसिस ज्यादा है, लेफ्ट साइड में 1 mm ही स्पेस वहां मिल रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में स्टेनोसिस ज्यादा है कंपेयर टू राइट साइड L4 L5 के लेवल पे। तो ये लेटरल रेसिस को, और एपी डायमेंशन को अगर देखेंगे तो एपी डायमेंशन देखिए 18 के आसपास, 17, 16, 18, 16 भी चल जाएगा, लेकिन 18 के आसपास नंबर एरिया में 18 से 24 तक का जो है नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा एपी डायमेंशन हमने दिखाया था, आगे पीछे एक लाइन खींच के L4 L5 पे देख सकते हैं 9 mm है। तो 10 mm से कम होने पे ये सेंट्रली आप देख सकते हैं कि स्टेनोसिस वहां पे दिख रही है, 10 mm से कम है। इस राइटअप को भी मैं दिखाता हूँ, और एरिया को देख लीजिए। यहाँ पे L4 L5 के लेवल पे 105 mm² है, ये सबसे कम एरिया है। तो अलग अलग रिसर्च के माध्यम से जो लोग हैं अपनी राय रखे हैं, और 100 या 100 से कम या इसके अराउंड अगर है तो ये कैनाल स्टेनोसिस कहलाएगी, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस में वो आएगा। तो जनरली सबसे सीवियरिटी, ये भी हम एरिया निकालेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं, ये भी एकदम नॉर्मल जैसा नहीं है, पर सबसे ज्यादा 105 हम देख रहे हैं यहाँ पे एरिया से भी। तो जो सबसे ज्यादा हमको स्टेनोसिस दिख रही है वो L4 L5 लेवल पे, एपी डायमेंशन भी कम दिख रहा है, हाइट भी कम दिख रही है लेटरल रेसिस की, लेफ्ट एंड राइट दोनों की, और कैनाल एरिया भी आपको कम दिख रहा है। तो इस लेवल पे काफी पेशेंट को कंप्रेशन है। अब आइए, तो यहाँ पे देखिए मैंने तो ये आप देखिए, अब देखिए यहीं पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम बता रहे थे अभी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखिए आप। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये मैं बता रहा था कि ये पूरा जो एरिया दिख रहा था, जैसे मैंने देखा 105 हम लोगों ने देखा था, तो ये देखिए पूरा ये एरिया ये निकाला गया है। और ये एरिया कहाँ से होता है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। एंड ड्यूरल सैक, पूरा ये सराउंडिंग में ये देखिए ड्यूरल सैक, ये बाहर की तरफ ड्यूरल सैक जो ड्यूरा मेम्ब्रेन होती है, 3 मेम्ब्रेन होती है, उसमें सबसे टफ और आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन होती है वो ड्यूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी ड्यूरा को ही हम बोलते हैं थीकल सैक। तो MRI की रिपोर्ट में ड्यूरा ना लिख के उसको थीकल सैक लिखते हैं, थीकल सैक ये लिखते हैं। तो ये थीकल सैक, हेलो शर्मा जी, शेयरिंग नहीं हो रही है, लोग लिख रहे हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ। हाँ अभी शेयरिंग हो रही है। हेलो, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है जी सर।
हाँ बिल्कुल अभी तो यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम देख रहे थे 105 तक था, ये देखिए मान लीजिए व्हाइट वाला चारों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है ये ड्यूरामेटर है, और इसको ड्यूरल सैक या थीकल सैक इसको बोलते हैं, इसी को थीकल सैक बोलते हैं। तो जब थीकल सैक वर्ड आए तो थीकल सैक का मतलब कि थीकल मीन्स ड्यूरामेटर है ये। तो ये सराउंडिंग है, ये चारों तरफ जो ड्यूरामेटर है, इस ड्यूरामेटर के बीच का ये जो पूरा एरिया है यही एरिया निकाला गया। अब एरिया यहाँ पे भी आपको कंप्रेशन हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। मान लीजिए इधर हो गई, ये पूरा इधर हो गई, तो ये एरिया कम हो जाएगा बीच का ना, तो ये पूरे एरिया को भी निकालते हैं। तो ये देख 3 तरह से हम लोगों ने देखा। एपी डायमेंशन देखा हम लोगों ने, एपी डायमेंशन कहाँ था, यहाँ आगे से पीछे, ठीक। ये आपका ट्रांसवर्ज हुआ, और कंप्लीटली हम जब निकालेंगे तो ये निकलेगा, और लेटरल रेसेसिस को और दूसरी इमेज में देखेंगे हम, उससे क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ड्यूरल सैक ऑफ लेस देन 100 mm स्क्वायर इंडिकेटेड सेंट्रल स्टेनोसिस। तो इस पेशेंट में 105 के आसपास, ये लेस देन 100 दिए हैं, लेकिन इसको सीवियर कंडीशन में लेस देन 100 कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे देख रहे हैं 105 है, तो वो डिपेंड करेगा कई चीजों पे। फिलहाल अब ये डिस्क डेसिकेशन की जो बात हो रही थी, इसको देख लीजिए आप लोग। डिस्क डेसिकेशन क्या है, देखिए ये स्पाइन की एक एमआरआई है, और इस एमआरआई में देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, ये वर्टिब्री है, दूसरी वर्टिब्री ये है, और इस 2 वर्टिब्री के बीच में आप देखेंगे तो ये आपका डिस्क है। देखिए ये दिख रहा है डिस्क। तो डिस्क जो होता है, ये डिस्क के बीच में एक जेली लाइक मटेरियल होता है, और उसी से इसका नरिशमेंट होता रहता है इस डिस्क का, और वो आपके वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो जब उसका पानी निकल जाता है, समय एज के हिसाब से भी डिजनरेट होता है, या बहुत लोग जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं, भाग दौड़ की जिंदगी, बाइकिंग की, उनमें भी कंप्रेशन पढ़ते ये जो है इसका वाटर निकलने लगता है, और जब निकल जाता है तो वाटर निकल जाएगा तो ये डिस्क पतली हो जाती है और डिजनरेट दिखती है। तो स्पेस भी यहाँ पे हाइट भी कम हो जाती है, और एमआरआई में ये ब्लैक दिखता है। ये देखिए ब्लैक दिख रहा है, ये वाटर होने की वजह से। ये एमआरआई की एक सीक्वेंस है जिसमें ये ब्राइट दिख रहा है, तो ब्राइट नॉर्मल सिग्नल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां डार्क दिख रहा है ये कंपेयर टू, यहाँ पे इसका वाटर कंटेंट निकल गया है। तो इसी को बोलते हैं डेसिकेटेड डिस्क या डिहाइड्रेटेड डिस्क। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क का यहाँ पे बल्जिंग हुई है, या प्रोट्रूजन कह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जल्दी से कुछ इमेजेस देखते हैं। यहाँ देखिए ये डिस्क का है, एंड बीच में ये जेली मटेरियल होता है, और बाहर की तरफ फाइब्रस होता है जो इस जेली मटेरियल को रोक के रखता है, फाइब्रस टिश्यू होता है। अब यहाँ पे बडिंग वर्ड जो आ रहा था, देखिए थीकल सैक देख सकते हैं, बीच में स्पाइनल कार्ड है, ये थीकल सैक है या ड्यूरामेटर है, ये कट सेक्शन में देख सकते हैं ये। और इस ड्यूरामेटर को अंदर से जब स्पाइनल नर्व ये आ रही है, देखिए बंडल ऑफ नर्व है, ये नर्व निकल रही है, तो ड्यूरामेटर को छेदते हुए बाहर की तरफ आ रही है, एग्जिट कर रही है, आप कह सकते हैं उसको इन्वर्ट करके। तो ये जब बाहर आती है तो ये बडिंग ऑफ नर्व कहलाता है, जो बडिंग वर्ड आया था। यहाँ देखिए बडिंग ऑफ L2 एग्जिटिंग नर्व, तो ये नर्व यहाँ से आई और इस मेम्ब्रेन को पार करके और बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसी को बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग वर्ड आया था, तो यहाँ पे भी कंप्रेशन हो सकता है इस लेवल पे। अब आइए नेक्स्ट, फीसेट जॉइंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे। फीसेट जॉइंट का देखिए, फीसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी जो बोल रहे थे, या फीसेट डिजेनरेशन, फीसेट वर्ड आया था, ये देखिए फीसेट। तो जो फीसेट है ये क्या है, इसको समझिए। ये देखिए यहाँ पे ये एरिया, ये देखिए, और ये एरिया डिजेनरेट कर गया है। तो ये ऊपर का जो हमने बताया था फीसेट जॉइंट क्या है, ऊपर के वर्टिब्री का सुपीरियर प्रोसेस और नीचे के वर्टिब्री का इंफीरियर प्रोसेस ज्वाइन करता है, उसी को फीसेट जॉइंट बोलते हैं। और इस जॉइंट पे ये डिजेनरेशन अगर हो जाए तो इसको फीसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। अब यहीं पे आप देख लीजिए कैनाल स्टेनोसिस, देखिए ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है, ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया, यही लेटरल रेसेसिस का एरिया है ये, और इसका एक एंगल होता है, ये 30 डिग्री के आसपास होता है यहाँ पे। और ये अगर इसका एंगल कम हो जाए 30 से, तो भी ये
कैनाल स्टेनोसिस को बताएगा। तो इसका एक एंगल है, हाइट हम लोगों ने देखा कि 2 से कम हो रही है, तो वो डिजेनरेशन है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो केस है वो केस भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उस केस में कुछ ब्लड रिपोर्ट्स भी हैं, और उसमें जो खास बात है वो अल्ट्रासाउंड। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब एक और जो केस है, पीछे भी हम लोगों ने चर्चा की थी किडनी के बारे में। तो ये मिस्टर दीपक सिंह की रिपोर्ट है, और दीपक सिंह की रिपोर्ट में थोड़ा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूँ फुल स्क्रीन, तो आपको दिखेगा आराम से। अभी नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा। हाँ, अभी स्क्रीन शेयरिंग अभी दिख रहा है? अभी अपीयर हाँ? दिख रहा है? नहीं, अभी चला गया। कुछ दिक्कत मुझे तो, मैं शेयर कर रहा हूँ लेकिन हाँ अभी दिख रहा है। अभी आ रहा है दीपक सिंह। फुल स्क्रीन करने पे, चलिए हाँ। फुल नहीं करेंगे, जितना जैसा चल रहा है उसी से कर ले रहा हूँ। प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ देखिए, इसी से काम चला लेंगे। ये दिख रहा है ना? इस पेशेंट में आप देखिए क्या है। इस पेशेंट की रिपोर्ट में 2-3 चीजें मार्क करने वाली हैं। देखिए छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर हमारी समझ नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम समझते हैं तो हम उस पर फोकस करने लगते हैं, क्योंकि छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए लीवर के बारे में दिया है, नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको पैटर्न, नो पैरेन्काइमल लेजन सीन एंड वैस्कुलर एलिमेंट्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स। तो लीवर को तो नॉर्मल यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर हम जाएंगे ब्लड की रिपोर्ट में देखेंगे तो वहां पे SGPT बढ़ा हुआ थोड़ा सा, SGOT नॉर्मल है। तो SGOT स्लाइटली बढ़ा है, फिर भी SGOT एंजाइम है जो स्पेसिफिक एंजाइम है, लीवर की इंजरी को बताता है। और गॉलब्लैडर में देखिए, इस पेशेंट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन गॉलब्लैडर ब्लड के टेस्ट में देखेंगे तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ गॉलब्लैडर को अगर देखेंगे तो गॉलब्लैडर में एक वर्ड दिया है डिस्टेंडेड, ये वर्ड पकड़ने लायक है। वॉल्स आर नॉर्मल, नो इंट्रा ल्यूमिनल कैलकुलस इज सीन, कोई कैलकुलस नहीं है, लेकिन डिस्टेंडेड है। तो गॉलब्लैडर नॉर्मल तो नहीं है, डिस्टेंडेड है। तो डिस्टेंडेड क्यों है? तो डिस्टेंडेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को बताता है, गॉलब्लैडर की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को बताता है ये वर्ड डिस्टेंडेड। दूसरा इसमें जो फाइंडिंग आई है किडनी के संदर्भ में, और किडनी के संदर्भ में दिया है कि नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको पैटर्न, नो कैलकुलस, कोई स्टोन नहीं है, या स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, कोई लीजन भी नहीं है, लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पे भी लेफ्ट किडनी पे हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और इंप्रेशन में रीनल हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस थर्ड। ग्रेडिंग हम लोगों ने पिछली क्लास जब हुई थी तो बात की थी। रीनल हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस राइट वाले की ग्रेड सेकेंड है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम दिया है वैज्ञानिकों ने कि 4 स्टेज की हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, और इसमें आपको जो ग्रेडिंग दिख रही है, एक की थर्ड दिख रही है और एक की फोर्थ दिख रही है। तो अब देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले डिस्टेंडेड गॉलब्लैडर को देख लेते हैं। ये देखिए, ये द वॉल ऑफ गॉलब्लैडर कैन बिकम इन्फ्लेम्ड, अ कंडीशन नोन एज डिस्टेंडेड गॉलब्लैडर। ये एक पकड़ने वाली। अब ये इन्फ्लेम्ड है तो नैरो हो जाएगा, गॉलब्लैडर नैरो हो जाएगा, और जब नैरो होगा तो इससे जो निकलने वाले सिक्रीशंस होंगे, या इसमें जो बिलिरुबिन वगैरह होगा वो प्रभावित होंगे नैरो होने की वजह से, और इसकी वजह से बिलिरुबिन का स्लाइटली बढ़ना पाया जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं इन्फ्लेम्ड गॉलब्लैडर है, और इसके सिम्टम आ सकते हैं फीवर, नोजिया, ये सब सिम्टम्स हैं। एंड कोई, अब इसमें ये डिस्टेंडेड क्यों हो जाता है, इसके जो कारण हैं, स्टोन की वजह से हो सकता है, लेकिन इस पेशेंट में स्टोन नहीं है। यहाँ देखिए, ये डिस्टेंडेड है, ये पहला वाला नॉर्मल है, और दूसरा वाला देख सकते हैं कि ये इन्फ्लेम्ड गॉलब्लैडर है। तो ये इन्फ्लेम्ड हो सकता है, और ये हो सकता है क्योंकि the gallbladder is bag-like organ adjacent to liver where bile gets collected when we eat food at the time। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है
कि when we eat food at that time, the bile is released from the gallbladder into the small intestine. जब खाना खाते हैं तो bile release होता है. The patient has the formation of sludge within the gallbladder. Gallbladder के अंदर sludge का formation होता है, and this happen when the person does not have food on time and does regular fasting. It might also happen in those who take a lot of oily food. What happens is that the bile acid cannot get expelled because the person does not eat food regularly. जो लोग regular food नहीं करते हैं उनमें ये गड़बड़ हो जाता है और स्लज वहां पे इकट्ठा होने लगता है, और स्लज इकट्ठा होने की वजह से गॉलब्लैडर में, if the bile stay in gallbladder for longer period, then there is sedimentation and the bile solidified into semi-solid consistency called gallbladder sludge. After a few, मतलब बाद में ये स्लज स्टोन का फॉर्म भी ले सकता है. तो हम जो खाना खाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय से खाएं. It could also be due to some blockage की वजह से भी हो सकता है. कोई सिस्टिक डक्ट हो सकती है, वहां पे डक्ट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ऐसे कंडीशन में भी नैरो हो जाता है जो पैसेज है और वो डायलेटेड दिख सकता है. अब यहाँ पे sludge क्या है? Gallbladder sludge forms when bile remains in the gallbladder for too long. Mucus from the gallbladder can mix with cholesterol and calcium salts, combining to create the sludge. Gallbladder sludge seems to be more common during pregnancy. ये मतलब और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन sludge क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस में देखिए हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम की बात की थी हम लोगों ने. ये ग्रेडिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा. ये देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है कि जो देखिए ये किडनी है, पहली वाली नॉर्मल किडनी है और दूसरी वाली देखिए यहाँ अगर एक स्टोन आके फंस गया या कोई और प्रोस्टेट की वजह से भी ये पैसेज यूरिन का फ्लो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो बैक फ्लो करेगा तो ये किडनी में वाटर की मात्रा वाटर रिटेन होगा और इससे यहाँ नेफ्रोसिस होगी. नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन नेफ्रोसिस जैसी कंडीशन पैदा होगी. और ये देखिए पेल्विस एरिया डायलेट है और ये सब पूरा वाटर का कंटेंट है. यहाँ देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में दिया हुआ है. एक की लेफ्ट में ग्रेड 3 था, मतलब ऐसा समझ सकते हैं. इसके थोड़ा ग्रेड 2 था राइट वाला का, और ग्रेड 4 ये ऐसा है इस तरह से. ब्लड का भी यहाँ पे दिया हुआ था. ब्लड की चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे. तो धन्यवाद आप सभी को. मैंने थोड़ा फास्ट लिया है समय के हिसाब से. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद प्रोफेसर आर के शर्मा जी इस सूक्ष्म ज्ञान के लिए पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी का. अब आगे क्लास के लिए हम आमंत्रित करते हैं संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जे पी अग्रवाल साहब. एक बार आपको आप सभी का फिर हार्दिक अभिनंदन. मित्रों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने दोनों सहयोगियों का, प्रभात वर्मा जी और राम कुमार सर. आपने दोनों लोगों ने गागर में सागर जैसी चीजें आपके सामने रखी. ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका हमारा 22 से 25 वर्षों का अनुभव है और स्पाइन एक इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन और सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. और मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा वक्त लगेगा. प्लीज शेयर विद मी. तो आपने देखा कि ये दो केस हिस्ट्री आपके सामने रखी हुई है. एक राम बहादुर की और दूसरी जो है दीपक सिंह की. दोनों अपने में यूनिक है. और जो 18 प्रॉब्लम्स राम बहादुर की हैं, आपने देखा होगा कि गर्दन से दर्द से संबंधित है, दैट इज नो प्रॉब्लम. लेकिन